प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हैं? मीठी, दहिसर, वशिष्ठ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन ठीक है। मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है। यह एक मौसमी नदी है और वर्षा ऋतु में अधिक जल धारण करती है। यह शहर के औद्योगिक और गैर उपचारित घरेलू कचरे के प्रवाह के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। दहिसर नदी भी मुंबई में ही प्रवाहित होती है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित तुलसी झील से निकलती है। अनियंत्रित शहरीकरण और निर्माण कार्यों से निकले मलबे के जमाव के कारण इसकी चौड़ाई कम हो रही है। वशिष्ठ नदी महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र से प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। इस नदी के किनारों पर अवैध निर्माण होने के कारण कभी कभी इसका प्रवाह बाधित हो जाता है और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न को देखिए। समन्वित बाल विकास सेवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से कथन सही है। यह वर्ष 1975 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषक तत्वों के साथ साथ प्री स्कूल शिक्षा भी प्रदान की जाती है। केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा सोचिए। ऑप्शन सी, आईसीडीएस स्कीम की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें राज्य सरकारें भी योगदान देती हैं। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसीलिए यह कथन एक सही था। समन्वित बाल विकास सेवाओं की आपूर्ति के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। ज्ञात है कि आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की जाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एक बहुउद्देशीय योजना है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषक तत्व एवं प्री स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें गर्भवती महिलाओं और माताओं को भी पूरक पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। साथ ही प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, रेफरल सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं और कथन 3 इसीलिए सही है और विकल्प सी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन से कथन सही है। इनकी गति 5 मैक से अधिक होती है। रूस और चीन द्वारा इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। भारत में इसे विकसित करने का कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ कर रहा है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सारे ही कथन ठीक है। व्याख्या को थोड़ा समझ लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नत आविष्कार है। जिन मिसाइलों की गति 5 मैक से अधिक होती है उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। अत्यधिक गति के कारण इनका पता लगाना थोड़ा कठिन होता है और इसीलिए कथन 1 सही है। चीन ने अगस्त 2021 में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। साथ ही रूस ने भी अक्टूबर 2021 में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है और इसलिए कथन 2 भी सही है। भारत में हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन लगातार प्रयासरत है। यह वर्ष 2020 में हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक और हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण कर चुका है, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसीलिए कथन 3 भी सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर है। चौथे प्रश्न को देखिए। चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। चक्रवातों की आंख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान या कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। चक्रवात की दशा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रति चक्रवात की दशा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। केवल 1, केवल 2 और 3,
केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। चक्रवातों की आंख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान तथा कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। कोरियोलिस बल के कारण चक्रवात की दशा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती हैं। अतः कथन 2 भी सही है। प्रति चक्रवात में हवाएं प्रायः मंद गति से केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त प्रवाहित होती हैं। प्रति चक्रवात की दशा में दाव प्रवणता केंद्र से बाहर की ओर होती है। अतः कथन 3 भी सही है और इसीलिए विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। इस कोष के माध्यम से केंद्र एवं राज्यों को क्रमशः 60:40 के अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। गौरतलब है कि उद्योगों की स्थापना के लिए यदि किसी वन भूमि का उपयोग किया जाता है तो वनोन्मूलन की क्षतिपूर्ति के एवज में उद्योगपतियों द्वारा एक क्षतिपूर्ति राशि को प्रतिपूरक वनीकरण कोष में जमा करना होता है। क्षतिपूर्ति धनराशि के संबंध में ये प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया गया है। पूर्व में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र की गई धनराशि का राज्यों द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता था। इसी के चलते वर्ष 2002 में गोदावर्मन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करने का आदेश दिया था। साथ ही न्यायालय ने धनराशि के नियमन हेतु एक तदर्थ क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना का निर्देश दिया है। वर्तमान में इसका संचालन एवं नियमन इसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर संसद द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 पारित किया गया है। इसके माध्यम से कैंपा ने एक स्वतंत्र विधिक प्राधिकरण का स्वरूप ले लिया है। अतः कथन 1 भी सही है। अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि इस धनराशि का उपयोग जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार, वन्यजीव प्रबंधन, वनाग्नि रोकथाम तथा वनों में मिट्टी तथा नमी संरक्षण कार्य के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग वेतन भुगतान, यात्रा भत्ते, भवन निर्माण तथा वन अधिकारियों के लिए कार्यालय उपकरण खरीदने हेतु नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र एवं राज्यों के मध्य सीएफ की धनराशि को क्रमशः 90:10 के अनुपात में वितरित किया जाता है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।